जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में। तो साथियों स्टार्ट हो चुका है आज का सेशन। सभी साथी आ जाएं और एक बार जल्दी से दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें। और न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है दोस्तों आपका 21 जून से। सभी साथी जिन भी साथियों को पढ़ना है तो इस न्यू बैच में आप लोग पढ़ सकते हैं दोस्तों। ऐसे कितने साथी हैं जिन्होंने अभी तक टीजीटी पीजीटी वाले बैच में दोस्तों एडमिशन नहीं लिया। आपको क्या करना है, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लेना है, जिसमें आपके लिए व्याकरण, संस्कृत, भाषा विज्ञान, हिंदी साहित्य, काव्य शास्त्र और डेली टेस्ट भी आपको करवाया जाएगा। तो हिंदी साहित्य का न्यू बैच टीजीटी पीजीटी के लिए 21 जून से स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। अब जिनको भी एडमिशन लेना बिल्कुल भी देर नहीं करना, आज रात तक दोस्तों आपका एडमिशन हो जानी चाहिए, ठीक है। और सभी साथी दोस्तों एडमिशन ले लें इसमें और बढ़िया तरीके से क्लासें अटेंड करें, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों ये वाला जो सेल्फ स्टडी क्लासेस वाला कोर्स है, ये ऐप है, इस ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। इस सेल्फ स्टडी क्लासेस का बम्पर दोस्तों ऐप आपके लिए लाया गया है। इस ऐप में आपको एडमिशन ले लेना है। तो हमारे जितने भी साथी हैं दोस्तों बिल्कुल जल्दी से आ जाएं। और जो भी हमारे पंजाब मास्टर कैडर वाले साथी हैं, पंजाब मास्टर कैडर वाले साथी जिनको भी मॉडल पेपर परचेज करना है वो मॉडल पेपर परचेज कर लें, ठीक है। ये मॉडल पेपर आप लोग के लिए बनाया गया 30 मॉडल पेपर 599 रुपए में विथ पीडीएफ भी आपको इसमें मिलने वाली है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर आपके लिए जो 21 जून से स्टार्ट हो रहा है ये आपका बैच मात्र 1500 रुपए में है दोस्तों। और साथ ही 1 साल की वैलिडिटी है, टिरकी वीडियो भी है, लाइव क्लासे भी है, रिकॉर्डेड क्लासे भी है, प्रैक्टिस सेट भी है दोस्तों, ठीक है। और मात्र 1500 रुपए में है। और जिन भी साथियों को हिंदी साहित्य के नोट्स अपने घर पर मंगवाना है तो आप नोट्स भी मंगवा सकते हैं दोस्तों अपने घर पर। बहुत ही बढ़िया टिरकी नोट्स बनाए गए हैं, बढ़िया नोट्स बनाए गए, तो आप नोट्स भी घर पर मंगवा सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी हमारे साथी हैं जिनको भी टीजीटी पीजीटी वाले कोर्स में एडमिशन लेना, ये न्यू बैच वाला कोर्स स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो फटाक से लें और स्टार्ट करेंगे दोस्तों आज का ये सेशन। आपके सामने आपका प्रश्न है कि यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूं, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। ये कथन किसका है? ये कथन किसका है? सभी लोग बताएंगे फटाक से और एक बार शेयर कर देना दोस्तों। यहां पर जो कथन कहा गया है उस कथन का उत्तर आपका आ जाना चाहिए कि यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूं, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। ये कथन किसका है बताइए। 1 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे। शिव प्रसाद का कथन है, गार्सादा तासी का है, जॉर्ज ग्रियर्सन का है, राजा लक्ष्मण सिंह का कथन है। बहुत ही बढ़िया कथन पूछा गया दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दें, सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप सभी साथी डाउनलोड कर लें, ठीक है। ये क्वेश्चन सीधा सीधा आपसे पूछा जा रहा है, फटाफट से बता दें, लाइक कर दें और शेयर भी कर दें अपने मित्रों को। और सभी लोगों ने बताया कि सर ये जो कथन है ये कथन है गार्सादा तासी का। ये कथन किसका है दोस्तों? गार्सादा तासी जिन्होंने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ लिखा था दोस्तों। इस्तेवार दाला लिटरेचर हिंदुस्तानी ग्रंथ लिखा था, ठीक है। ये अपन को याद रख लेना। 1 नंबर। इससे पिछली बार टीजीटी में एक क्वेश्चन आ गया था। वो क्वेश्चन था कि गार्सादा तासी का जो ग्रंथ है उस ग्रंथ का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था। तो आपको पता है कि सर दूसरा संस्करण 1871 में प्रकाशित हुआ था, है ना। ये दोस्तों पहले संस्करण में इसके 2 भाग थे। पहला भाग 1839 में प्रकाशित हुआ था, दूसरा भाग दोस्तों 1847 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। कथन किसका है? गार्सादा तासी का। बी नंबर आपका सही है। हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, ये कथन किस विद्वान का है? 2 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे। साथी जल्दी से एक बार लाइक भी कर देना, हमारे सभी साथी वीडियो को शेयर भी कर देना दोस्तों। इतना अच्छा क्वेश्चन। हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, ये कथन किसका है? ये कथन बताना। ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। ये कथन किसका है? बाहरी आक्रमण बोल रहे हैं यहां पर, तो आपका उत्तर क्या हो रहा है? हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। कौन बताएगा सही आंसर? सही आंसर बताना है। बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया सही है क्या? यहां पर जो विकल्प दिए हैं विकल्प सही है क्या? बताएं। सब लोग सी लगा रहे हैं, रामचंद्र शुक्ल लगा रहे हैं, सही है क्या? कोई बताएगा?
4 विकल्प हैं, ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल और उपर्युक्त में से कोई नहीं। सभी लोग बताएं। 2 नंबर का क्वेश्चन है, विकल्प सही है क्या यहां पर? बताइए, किसी ने पढ़े हैं क्या? सुनैना वर्मा जी, देखते हैं क्या नंबर आप लोग बताते हैं, क्या बताते हैं। और लखविंदर जी ने बताया राम कुमार वर्मा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, है ना। यहां पर जो विकल्प हैं दोस्तों, ये विकल्प आपके क्या हैं? गलत हैं। यानी कि बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया रामचंद्र शुक्ल ने नहीं कहा। रामचंद्र शुक्ल ने तो मुस्लिम आक्रमण की प्रतिक्रिया कहा था। मुस्लिम आक्रमणकारियों की प्रतिक्रिया कहा था किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। लेकिन बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया किसने कहा था? राम कुमार वर्मा ने। किसने कहा था? राम कुमार वर्मा ने कहा था दोस्तों। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? राम कुमार वर्मा सही होगा। ठीक है, ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा था मुस्लिम आक्रमण की प्रतिक्रिया भक्ति काल। ये दोनों में आपको अंतर समझना है। यहां पर आपका उत्तर है राम कुमार वर्मा दोस्तों, याद रख लेना। इन्होंने कहा था बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया, और दोस्तों मुस्लिम आक्रमण की प्रतिक्रिया कहा था रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तुलसीदास जी ने भी भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है। उनके भ्रमर गीत संकलित हैं, किसमें संकलित हैं? बताओ, जानकी मंगल में संकलित हैं क्या? तुलसीदास ने भी दोस्तों भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीतों की रचना की है। उनके जो भ्रमर गीत हैं वो किसमें संकलित हैं? जानकी मंगल में, कृष्ण गीतावली में, बताओ, गीतावली में या फिर कवितावली में? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 3 नंबर का प्रश्न है, सभी लोग बताएंगे। और लाइक जरूर कर देना। जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है सभी साथी एडमिशन भी ले लें दोस्तों। यहां पर उत्तर जा रहा है आपका। बहुत बढ़िया आंसर बताया कि सर यहां पर कृष्ण गीतावली में जो है, ये कृष्ण गीतावली रचना है तुलसीदास की, इसमें भ्रमर गीत संबंधी पद संकलित हैं दोस्तों। आपका उत्तर चला गया बी नंबर। बी नंबर सीताराम जी, बहुत बढ़िया आंसर। रीति काल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्न में से एक विशेषता गलत है। एक विशेषता गलत है, उस विशेषता का चयन करना। ये विशेषताएं आपके सामने हैं। रीति काल की विशेषताओं के संबंध में एक विशेषता गलत है। वो विशेषता कौन सी है? रीति काल तो आपने पढ़ाई है दोस्तों, सभी लोग बताएंगे। और एक बार लाइक जरूर कर देना। इतना बढ़िया सेशन आपके लिए, नए पैटर्न पर आधारित प्रश्नों को संकलन। ठीक है, जिनको भी दोस्तों एडमिशन लेना है सभी साथी एडमिशन लीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, जल्दी से शेयर कर दीजिए 4 नंबर के क्वेश्चन में। और जल्दी से 21 तारीख से नया बैच चालू हो रहा है आपका टीजीटी पीजीटी के लिए। सो जिन भी साथियों को एडमिशन लेना, बिल्कुल भी देरी नहीं करना। आपको बताया रीति काल में अलंकरण की प्रधानता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, रीति काल का दोस्तों, जो रीति काल की प्रमुख भाषा कौन सी है? तो ब्रज भाषा है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, रीति काल में प्रकृति का आलंबर रूप में वर्णन किया, क्या ये सही है? क्या ये सही है? बोले सर नहीं, रीति काल में प्रकृति का जो वर्णन किया है वो उद्दीपन रूप में किया है, उद्दीपन रूप में किया है। ठीक है, जबकि आदि काल में प्रकृति का वर्णन हुआ है आलंबन रूप में। आदि काल में आलंबन रूप में हुआ और रीति काल में उद्दीपन रूप में। तो आपसे पूछा था कौन सी विशेषता गलत है, तो आपका उत्तर मिल गया आपको, सी नंबर बिल्कुल सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, ये किस कवि की पंक्ति है? किस कवि की पंक्ति है? चयन करो, 5 नंबर का क्वेश्चन है। दिवस का अवसान समीप था, है ना, गगन था कुछ लोहित हो चला, ये किस कवि की पंक्ति है? सभी लोग एक बार जल्दी से बता देंगे। राइट आंसर चयन करना है दोस्तों, जल्दी जल्दी बताएं फटाफट से 5 नंबर के क्वेश्चन में। और 5 का उत्तर देखते हैं कौन कौन सही बता रहा है। और आपको बताए कि सर दिवस का अवसान समीप था, दिवस का अवसान समीप था, इसलिए हम हरि के दर्शन करने गए थे। हरियोद, हरियोद याद रख लेना। ये नंबर आपका सही हो जाएगा। अमित वाजपेयी जी, वेरी गुड, लाइक जरूर कर देना। कविता तो कवि की आत्मा का आलोक है, उसके हृदय का रस है ना, उसके हृदय का रस है, जो बाहर की वस्तु का अवलंब लेकर फूट पड़ती है। ये कथन किसका है? कविता तो कवि की आत्मा का आलोक है, उसके हृदय का रस है, उसके हृदय का रस है ना, उसके हृदय का रस है दोस्तों। ये अपन को याद कर लेना है, जो बाहर की वस्तु का अवलंब लेकर फूट पड़ती है,
ये कथन किसका है? 6 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया। अरुण राजपूत जी, वीरेंद्र जी सेल्फ स्टडी क्लासेस में जुड़े रहें। और छठवां क्वेश्चन जयशंकर प्रसाद का कथन है, नरेश मेहता का है, दिनकर का है या फिर कुंवर नारायण का कथन है? किसका कथन है? 6 नंबर का क्वेश्चन। और देखते हैं कौन कौन सही आंसर बताएगा। ये कथन किसका है? कविता तो कवि की आत्मा का आलोप है। 6 नंबर के क्वेश्चन में आपने लगाया कि सर ये कथन है दिनकर का। किसका? दिनकर, है ना। बोले कविता जो है बाहरी वस्तु का अवलंब लेकर फूट पड़ती है, लेकिन ये कब फूट पड़ती है? बोले सर रात में नहीं, ये कविता दिन में फूट पड़ती है, दिन में। तो ये दिनकर का दोस्तों कथन है। आपका उत्तर सी नंबर सही चला गया। बहुत सारे लोगों ने जयशंकर प्रसाद लाइन से लगा दिया। हरियाणी, कौरवी और दक्षिणी बोलियां हैं, बताओ। आकार बहुला है, इकार बहुला है, ओकार बहुला है या फिर ओकार बहुला है? 7 नंबर का क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, ट्रिक भी बताई है इसकी मैंने। सीमा जी, बिंदु जी बताइए, हरियाणी, कौरवी और दक्षिणी। हरियाणी को बांगरू कहा जाता है, खड़ी बोली का एक अन्य नाम कौरवी है ना। और दक्षिणी अपन को याद रख लेना। 7 नंबर का क्वेश्चन है एसपी जी, अनीता जी बताओ कौन सी बोलियां हैं? ये बोलियां चयन करना रश्मि पाठक 7 नंबर के क्वेश्चन में। सभी लोग बताएंगे और एक बार वीडियो को शेयर भी कर देना। ये कैसी बोलियां हैं? ये कैसी बोलियां हैं भैया? सभी लोग चयन कर रहे हैं कि सर ये आकार बहुला हैं। कौन सी हैं? आकार बहुला हैं। ये नंबर जिन्होंने लगाया उनका आंसर बिल्कुल सही है। हरियाणी, कौरवी और दक्षिणी ये आकार बहुला होती हैं, ये नंबर। ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर। ठीक है, मैंने आकार बहुला, इकार बहुला, ओकार बहुला सब कुछ बताया, बहुत अच्छे से बताया। और ठीक है, निम्न में से किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि अपनाने की वकालत की थी? बताओ, किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि अपनाने की वकालत की थी? 8 नंबर का क्वेश्चन है, बताओ किस कांग्रेस अध्यक्ष ने की थी? राजकुमारी जी, अनुज कुमारी, सभी लोग बताएंगे। 8 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछा गया। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर भी कर दें फटाफट से। जल्दी से यहां पर चयन करना है किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि की दोस्तों हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि की वकालत की थी? ये क्वेश्चन है आपका। देखते हैं कौन कौन सही बताता है, जबकि आपका उत्तर हो रहा है कि सर ये कांग्रेस अध्यक्ष थे अबुल कलाम आजाद, यानी बी नंबर। इन्होंने हिंदी की भाषा के लिए रोमन लिपि अपनाने के लिए, और दोस्तों हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि का सुझाव सुनीति कुमार चटर्जी ने भी दिया था। सुनीति कुमार चटर्जी ने भी नहीं दिया था, है ना। लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष की बात आई है तो अबुल कलाम आजाद। ठीक है, सुनीति कुमार चटर्जी कांग्रेस अध्यक्ष नहीं थे। ये क्वेश्चन भी आता है, सुनीति कुमार चटर्जी ने भी रोमन लिपि का सुझाव दिया था और अबुल कलाम आजाद जो कि कांग्रेस अध्यक्ष थे। क्वेश्चन कांग्रेस अध्यक्ष का पूछा गया। आपका उत्तर बी नंबर बिल्कुल सही है। ठीक है, राम जी की चींटी और राम जी का शेर, इसके लेखक कौन है? राम जी की चींटी, राम जी का शेर विद्यानिवास है, विवेकी राय है, धर्मवीर भारती, हरिशंकर परसाई। 9 नंबर का क्वेश्चन है। अंजू कनौजिया जी बताइए, चयन करिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों, बताएं। सुनीता कुमारी, राम जी की चींटी, राम जी का शेर, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक कौन है? 9 नंबर का क्वेश्चन है। जल्दी से बताएं, वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों। जिनको भी एडमिशन लेना है बिल्कुल भी देर ना करें। बताइए बिंदुलता कार्तिक सिंह जी, 9 नंबर के क्वेश्चन में आपने बताया कि सर राम जी की चींटी है और राम जी का शेर है, दोनों क्या करते हैं? चींटी और शेर क्या करते? धर्म करते हैं। बोले राम जी की चींटी और राम जी का शेर दोनों धर्म करते हैं। धर्म करते तो धर्मवीर भारती। ठीक है, सी नंबर आपका सही है। प्रेमघन द्वारा संपादित नागरी नीरद पत्रिका का प्रकाशन कहां से हुआ था? 10 नंबर का क्वेश्चन है। आपने पढ़ा है नागरी नीरद और आनंद कादंबनी, है ना। अब नागरी नीरद का प्रकाशन कहां से हुआ था? बरेली से, लखनऊ से, इलाहाबाद या फिर मिर्जापुर से? बताएं अजय कुमार जी फटाफट से। जोत शर्मा, रश्मि पाठक जी, सभी लोग आंसर बताएंगे। प्रेमघन द्वारा संपादित है, ये तो सभी को पता है नागरी नीरद। इसका प्रकाशन कहां से हुआ था? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
सभी लोग बताएंगे। और वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दे, फटाक से लाइक कर दो। 10 नंबर का क्वेश्चन है, शेयर भी कर देना। और नागरी नीरद, आपको पता है कि सर नागरी नीरद का जो प्रकाशन हुआ था वो हुआ था मिर्जापुर से। मिर्जापुर यानी डी नंबर, मिर्जापुर आपका सही है, डी नंबर आपका राइट आंसर है। ठीक है, मिर्जापुर सही, बहुत बढ़िया। अर्थबोध कराने के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? शब्द शक्ति से एक क्वेश्चन आया था पिछली बार टीजीटी में, शब्द शक्ति का ज्यों का त्यों प्रश्न आया था, जो मैंने उदाहरण दिया था दोस्तों आप लोगों के लिए, ज्यों का त्यों उदाहरण उठाया गया था, ज्यों का त्यों। अर्थबोध कराने के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 11 नंबर का क्वेश्चन है। अभिधा शब्द शक्ति लक्षणा पर आश्रित होती है, लक्षणा शक्ति व्यंजना पर आश्रित होती है। अभिधा शब्द शक्ति लक्षणा और व्यंजना दोनों पर आश्रित होती है, तो लक्षणा एवं व्यंजना दोनों शब्द शक्तियां अभिधा पर आश्रित होती हैं। कौन सा कथन सत्य है अर्थबोध कराने के संबंध में? सत्य बताना है। चयन करिए जल्दी से। अभिधा शब्द शक्ति लक्षणा पर आश्रित होती क्या, या फिर लक्षणा शब्द शक्ति लक्षणा शक्ति व्यंजना पर आश्रित होती है, या फिर आपका उत्तर है कि सर यहां पर बहुत सारे लोग जो कि डी बता रहे हैं, कुछ लोग ए बता रहे हैं और कुछ लोग बता रहे हैं सी। और आपका उत्तर है कि अभिधा शब्द शक्ति लक्षणा व व्यंजना दोनों पर आश्रित होती है, दोनों पर आश्रित होती है, यानी कि आपका जो सी नंबर है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, बड़ी कठिन है डगर पनघट की, ये पंक्ति किसकी है? बड़ी कठिन है डगर पनघट की, ये पंक्ति किसकी है? सभी लोग बताएंगे और एक बार जल्दी से शेयर कर दो फटाफट से। जल्दी से चयन करना है फटाफट से, फटाफट से। बड़ी कठिन है, जल्दी से बताना है। एक बार, बड़ी कठिन है डगर पनघट की, सभी लोगों को बताना है उत्तर जल्दी से, फटाफट से चयन करेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से बताना है। और आपका उत्तर है 12 नंबर के क्वेश्चन में कि सर यहां पर है अमीर खुसरो। बड़ी कठिन है डगर पनघट की पंक्ति है अमीर खुसरो, यानी ये नंबर बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आपको बताना है जल्दी से। यहां पर पराजय के बाद व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता, जल्दी से बताएं। पराजय के बाद व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता प्रदर्शित करना चाहता है। दोस्तों ये कथन है, यही मनोवृत्ति भक्ति आंदोलन का स्रोत है, ये आपको बताना है। सभी लोग बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाता है, फटाफट से सभी लोग चयन करेंगे, राइट आंसर बताना है। इतना बढ़िया सा क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे। पराजय के बाद व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता प्रदर्शित करना चाहता है, ये मनोवृत्ति आपको बताना है। सभी लोग बताएंगे, राइट आंसर चयन करना है। इतना बढ़िया क्वेश्चन है, सभी लोगों का आंसर आनी चाहिए फटाक से। 13 नंबर का क्वेश्चन है, कौन कौन सही बताता है यहां पर? 13 मेरा का चक्कर है। और सभी लोगों ने बताया कि सर ये जो है बाबू गुलाब राय, बाबू गुलाब राय। ठीक है, बहुत बढ़िया, बाबू गुलाब राय। पराजय के बाद व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता प्रदर्शित करना चाहता है, ये जो कथन है ये कथन बाबू गुलाब राय का है, बाबू गुलाब राय, बी नंबर। ठीक है, बड़ी धूम से टेसू आए, लड़के लाली साथ लगाए, होगा दिल्ली में दरबार, सुनकर चौंक पड़ा संसार। पंक्ति किसकी है? पंक्ति किसकी है? भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, मैत्री शरण गुप्त या फिर बाल मुकुंद गुप्त, यानी 14 नंबर का क्वेश्चन है, सभी बताएंगे एक साथ। बड़ी धूम से टेसू आए, लड़के लाड़ी साथ लगाए, होगा दिल्ली में दरबार, सुनकर चौक पड़ा संसार। पंक्ति ये किसकी है? पंक्ति बताना। रागनी जी, हरीश जी बताइए। 14 नंबर का क्वेश्चन है,
बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इतना अच्छा क्वेश्चन अस्मित जी पूछा गया आपसे, और 14 का राइट आंसर चला गया कि सर बाल मुकुंद गुप्त, यानी डी नंबर लगा दो, बिल्कुल सही है, डी नंबर राइट आंसर। मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा, लोहा जैसे तपता देखा, गलते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। पंक्तियों की रचनाकार कौन है? 15 नंबर। मैंने उसको जब जब देखा, पंक्ति बताना है। प्रेम जी, बीनू सरोज जी बताएं। अजय कुमार जी, दृष्टि यादव जी, मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा, लोहा जैसा तपते देखा। चयन करिए कविता, शेयर भी कर दीजिए एक बार सभी साथियों को। 15 नंबर का क्वेश्चन है, बिल्कुल सरल क्वेश्चन आपसे पूछा गया, और आपको पता है कि सर ये जो पंक्ति है उत्तर बताया है रीता जी ने, लवली जी ने, केदारनाथ अग्रवाल, मैंने उसको जब जब देखा। केदारनाथ अग्रवाल की पंक्ति है, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार कौन है? मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार बताना है, फटाक से सभी लोग बताएंगे। राइट आंसर मिस्टर अभिमन्यु, लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मी नारायण मिश्र, सुरेंद्र वर्मा, रमेश बख्शी। मिस्टर अभिमन्यु 16 नंबर के क्वेश्चन में उत्तर क्या हो रहा है अनुज जी, रेखा त्रिपाठी जी? मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार कौन है? चयन करना राजीव जी, डोली जी। 16 नंबर का क्वेश्चन है, और आपका सीधा आंसर चला गया कि सर आप लगा दो ए नंबर, यानी लक्ष्मी नारायण लाल। मिस्टर अभिमन्यु नाटक, ये लाल याद कर लेना, मिस्टर अभिमन्यु मेरा लाल है, लक्ष्मी का लाल है, ऐसे भी याद कर सकते, लक्ष्मी का लाल है, तो आपका उत्तर है लक्ष्मी नारायण लाल, ए नंबर सही है। तिलिस्मी उपन्यास रोहतास मठ के लेखक कौन है? 17 नंबर, रोहतास मठ के लेखक कौन है बताओ? तिलिस्मी उपन्यास रोहतास मठ के लेखक कौन है? पूनम सिंह जी। सभी लोग बताएंगे, शेयर भी कर देना अपने साथियों तक। इतना अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया, बढ़िया सा प्रश्न पूछा गया। तिलिस्मी उपन्यास रोहतास मठ के लेखक बताना, हरि कृष्ण जौहर, रामलाल वर्मा, दुर्गा प्रसाद खत्री, देवकी नंदन खत्री। तो चयन करें, ये तिलिस्मी उपन्यास है रोहतास मठ, और आपको पता है कि देवकी नंदन खत्री जो हैं तिलिस्मी उपन्यास के प्रवर्तक माने जाते हैं, इनका पुत्र हैं दुर्गा प्रसाद खत्री। इन्होंने लिखा था दोस्तों रोहतास मठ ये उपन्यास, तो आपका उत्तर कहां चला गया? दुर्गा प्रसाद, दुर्गा, ये भी अपन को ये दुर्गा का मठ है, याद कर लेना, ठीक है। संगीत को काव्य और काव्य को संगीत के अधिक निकट लाने का सबसे अधिक प्रयास निराला ने किया है। ये पंक्ति किसकी है? ये कथन किसका है? संगीत को काव्य और काव्य को संगीत के अधिक निकट लाने का सबसे अधिक प्रयास निराला ने किया है। ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है, महादेवी वर्मा, हरिऔध या फिर मुक्तिबोध का है? 18 नंबर का क्वेश्चन है, इतना बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है, सभी लोग बताएंगे दोस्तों। संगीत को काव्य और काव्य को संगीत के अधिक निकट लाने का जो प्रयास किया है निराला जी ने, सबसे ज्यादा निराला जी ने प्रयास किया, एक कथन बताना है, बताइए। राधिका जी, सभी लोग कथन बता रहे हैं कि सर एक कथन है रामचंद्र शुक्ल का, बिल्कुल सही आंसर है आपका, ये नंबर आपका राइट चला गया, ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। पूर्व राज्यपाल माता प्रसाद की आत्मकथा इनमें से कौन है? माता प्रसाद, पिछली बार शायद पूछा गया था 19 नंबर, माता प्रसाद की आत्मकथा इनमें से कौन है? मेरा बचपन मेरे कंधों पर, मेरा सफर मेरी मंजिल, झोपड़ी से राजभवन, झोपड़ी से राजभवन ये से है, ठीक है, और गांव से राजभवन तक। माता प्रसाद, इनकी आत्मकथा का नाम क्या है? माता का प्रसाद बताओ, चयन करिए। ममता मेहता अधिकारी जी, 19 नंबर का क्वेश्चन है। अंजू जी, श्वेता जी, और सभी को पता है कि सर हम माता का प्रसाद लेने हम झोपड़ी से राजभवन तक जाएंगे। माता का प्रसाद लेने कहां जाएंगे? झोपड़ी से राजभवन तक जाएंगे। सी नंबर आपका बिल्कुल उपयुक्त उत्तर है, सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। बहुत सारे साथियों ने बिल्कुल सही बताया है। मायाराम रोहित पटेल जी, वीर पुत्र को जन्म देने वाली, इसके लिए एक शब्द बताना है, क्या कहेंगे उसको? वीर पुत्र को जन्म देने वाली, वीरांगना, पुत्रवती, वीर प्रसू, वीर बहुरी, क्या कहेंगे वीर पुत्र को जन्म देने वाली? नीलम जी बताइए, शेयर कर दीजिए साथियों अपने साथियों तक। ये सेशन रोज रात्रि 9 बजे होता है, जिनको भी एडमिशन लेना मात्र 1500 रुपए में एडमिशन ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। सभी लोगों को चयन करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वीर पुत्र को जन्म देने वाली, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा बताएं अनुज जी। और सभी को पता है कि सर उसे
वीर पुत्र को जन्म देने वाली के लिए हम कहेंगे। कुछ लोग पुत्रवती बता रहे, लेकिन आपका उत्तर है वीर प्रसू। वीर प्रसू यानी सी नंबर। ठीक है, वेरी गुड। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक दोस्तों भली भांति प्रकट कर सकता है। ये कथन किसका है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भली भांति प्रकट कर सकता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन है, कामता प्रसाद गुरु का कथन है, या फिर किशोरी लाल वाजपेयी का कथन है? सभी लोग बताएंगे। 21 नंबर का क्वेश्चन है, चयन करिए। नीलम जी, दीक्षा जी, अमन जी। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भली भांति पहुंचा सकता है। ये कथन बताना है ना? ज्योत शर्मा जी, कमलाकांत जी, सभी को पता है कि सर ये कथन है कामता प्रसाद गुरु का, यानी बी नंबर। इन्हें हिंदी व्याकरण का पाणिनि कहा जाता है, कामता प्रसाद गुरु को, यानी आपका बी नंबर बिल्कुल सही है। बी नंबर। पेट में दाढ़ी होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? 22 नंबर। पेट में दाढ़ी होना धूर्त प्राणी, रोग ग्रसित होना, पेट तक लंबी दाढ़ी होना, या देखने में सीधा किंतु चालाक होना। पेट में दाढ़ी होना, पेट में दाढ़ी। सरिता जी बताएं। चयन करिए। जिनको भी एडमिशन लेना, देर नहीं करना दोस्तों, बिल्कुल शुरुआत से स्टार्ट हो रहा है ना? और फीस भी आपके लिए नॉर्मल फीस है, कोई ज्यादा फीस आपके लिए 5-5, 7-7 हजार फीस नहीं भरना है ना? जिससे दोस्तों आपको ये सोचना पड़े कि बहुत ज्यादा फीस है, नॉर्मल फीस आपके लिए रखी गई। पेट में दाढ़ी होना का इसका अर्थ क्या है? 22 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे, और सभी को लगभग सभी लोग सही बताएंगे कि सर देखने में सीधा किंतु चालाक होना। ये आपका डी नंबर बिल्कुल सही है, पेट में दाढ़ी होना। बृहत्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता? क्रातार्जुनियम, उत्तर रामचरितम, प्रतिमा नाटकम, या फिर रघुवंशम। बृहत्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता? 23 नंबर का क्वेश्चन है, 23 नंबर का क्वेश्चन है, बृहत्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। प्रेम जी बताइए, ममता जी राइट आंसर, लाइक कर दें सभी साथी। बृहत्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता? अच्छा क्वेश्चन। कुमकुम जी बताएं, कार्तिक सिंह जी, नीलम वर्मा जी। बृहत्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता? 23 नंबर में बहुत सारे लोग बता रहे हैं। प्रतिमा नाटकम नहीं आता क्या? अमित जी चयन करिए। अनुज कुमार जी, बहुत सारे लोग सी बता रहे हैं, लेकिन आपका उत्तर है रघुवंशम, यानी डी नंबर। बृहत्रयी में डी नंबर आपका बिल्कुल सही है, डी आपका राइट आंसर चला गया, रघुवंशम। इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? कालिदास की कौन सी रचना नहीं है बताओ? अजय कुमार जी, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, या फिर प्रतिभा नाटकम। कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? 24 नंबर का क्वेश्चन है, चयन करिए जल्दी से। ये प्रतिभा है, प्रतिभा। ठीक है, यहां पर आपको पूछा गया है कौन सा कालिदास की रचना नहीं है, तो आपको बता विज्ञान शकुंतलम तो है। ठीक है, तो आपका उत्तर है मालविकाग्नि है, विक्रमोर्वशीयम है, लेकिन प्रतिभा नाटकम ये नहीं है, यानी कि आपका जो डी नंबर है वो बिल्कुल सही है। डी नंबर। कौन सा नाटक भास का नहीं है? भास का बताना, 25 नंबर का क्वेश्चन है। अरुण जी बताइए, प्रतिभा नाटकम है ना, उरुभंग, दूत वाक्यम, मालविकाग्निमित्रम। 25 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोगों को चयन करना है। कौन सा नाटक भास का नहीं है? 25 का उत्तर है, 25 का उत्तर सभी लोग बताइए, चयन करिए। हाँ, प्रतिमा ही है, प्रतिमा है, सॉरी प्रतिमा ही है ये, है ना। कौन सा नाटक भास का नहीं है दोस्तों? 25 नंबर का क्वेश्चन है, तो प्रतिमा नाटक तो है ना, उरुभंग भी है, उरुभंग, दूत वाक्यम भी है, लेकिन आपका उत्तर है मालविकाग्निमित्रम। एक इसकी रचना है कालिदास, कालिदास यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। शिशुपाल वध एक इसकी रचना है, 26 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे, शेयर भी कर देना हमारे सभी साथी। वंदना जी, दीक्षा, रोहित पटेल जी, शिशुपाल वध ये रचना किसकी है? चयन करिए फटाक से। 26 नंबर के क्वेश्चन में सभी को बताना है और शेयर भी कर देना अपने साथियों तक। शांति वर्मा जी, सभी साथी बताएंगे। और दोस्तों जिन भी साथियों ने एडमिशन नहीं लिया अभी तक, वो सभी साथी एडमिशन ले लें सेल्फ स्टडी क्लासेस में, है ना। और शिशुपाल वध ये रचना किसकी है? एक अच्छा क्वेश्चन
एक बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 26 का उत्तर पूछा गया। सभी लोग आंसर बता रहे कि सर ये जो शिशुपाल वध है ये माघ की रचना है। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, ये नंबर राइट आंसर, वेरी गुड। शब्दार्थौ सहतौ काव्यम, ये कथन किसका है, परिभाषा किसने दी है, दंडी की, भामा, मम्मट या फिर बामन। शब्दार्थौ सहतौ काव्यम। 27 नंबर में अंजू जी बताएं। सुनील कुमार जी, दीक्षा, रीता जी, लाइक करना है, शेयर भी कर देना अपने साथियों को फटाफट। अरुण कुमार जी, शब्दार्थौ सहतौ काव्यम, इसके रचनाकार, ईश्वर, ये जो परिभाषा दी है ये परिभाषा किसने दी है, तो चयन करना है। और आपको पता है शब्दार्थौ सहतौ काव्यम, यानी 27 नंबर का क्वेश्चन है और उत्तर है भामा है, यानी बी नंबर आपका सही है, भामा है आपका राइट आंसर है, बी बिल्कुल राइट आंसर। अंतःकरण की वृत्तियों का नाम कविता है, ये किसने कहा है, अंतःकरण की वृत्तियों का नाम कविता है, ये किसने कहा, मैत्री शरण गुप्त ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर प्रेमचंद। अंतःकरण की वृत्तियों का नाम कविता है, सभी लोग बताएंगे, लाइक जरूर कर दें साथियों, चयन करना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया। ये जो कथन है ये कथन किसका है, ये कथन किसका है, और सभी लोग जल्दी से, आपका उत्तर आ गया कि सर ये अंतःकरण की वृत्तियों का नाम कविता, महावीर प्रसाद द्विवेदी, यानी कि आपका जो सी नंबर है वो बिल्कुल सही चला गया। सी नंबर, कविता को जीवन और जगत की अभिव्यक्ति किसने कहा, कविता को जीवन और जगत की अभिव्यक्ति किसने कहा। 29 नंबर में कविता को जीवन और जगत की अभिव्यक्ति, महावीर प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल या परमानंद श्रीवास्तव। कविता को जीवन और जगत की अभिव्यक्ति किसने कहा, 29 नंबर के क्वेश्चन में इतना सरल क्वेश्चन पूछा गया। सुगंधा जी, राइट आंसर जा रहा कि सर कविता को जीवन और जगत की अभिव्यक्ति रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। सी नंबर, ममता जी, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, ये कथन किसका है। 30 नंबर का क्वेश्चन, इतना अच्छा क्वेश्चन, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, ये कथन। अरुण जी, ये कथन भी दोस्तों आपको याद होनी चाहिए, रोज पढ़ना है, कथन भी कई बार आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, ये कथन पंत का है, डॉक्टर नगेंद्र का है, सभी लोग बताएं राइट आंसर। सभी लोग बताएंगे कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, ये कथन 30 नंबर का क्वेश्चन है। और 30 नंबर के क्वेश्चन में आपका उत्तर जा रहा है कि सर ये सुमित्रा नंदन पंत लगा दो, ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। प्रतिभा को नव नवोन्मेष शालिनी प्रज्ञा किसने कहा, प्रतिभा को, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया आपसे, लाइक करिए और शेयर भी कर दीजिए अपने साथियों तक। सभी लोग बताएंगे, 31 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताएं। सभी लोगों को चयन करना, प्रतिभा को नव नवोन्मेष शालिनी प्रज्ञा किसने कहा है, किसने कहा, भट्टतोत ने कहा क्या, जल्दी से बताना है फटाफट। पाणिनि, पतंजलि या फिर भट्टनायक। 31 नंबर के क्वेश्चन में सभी को पता है कि सर ये कहा है भट्टतोत ने, यानी ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, ये नंबर राइट आंसर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है, तो यहां पर काव्य मीमांसा के रचनाकार पूछा है, 32 नंबर का क्वेश्चन पूछा और उत्तर चला गया कि सर काव्य मीमांसा की रचना राजशेखर की है। 32 नंबर का क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है, राइट आंसर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है। इसको थोड़ा सा इसको सुधार लो स्वरूप। बृहत्रयी महाकाव्य में जो रचनाएं आती हैं, क्रातार्जुनियम तो आती है ना, यहां पर दोस्तों ये अलग है, क्रातार्जुनियम के अलावा नैषध चरित है ना, नैषधीय चरित आता है एक, और दोस्तों शिशुपाल वध, यहां पर थोड़ा सा सुधार लो दोस्तों, एक शिशुपाल वध, शिशुपाल
बध एक आता है महाकाव्य, और नैषधीय चरित, ठीक है, यहां पर थोड़ा सा प्रश्न गड़बड़ है। क्रातार्जुनियम, नैषधीय चरित और शिशुपाल वध, ये 3 महाकाव्य आते हैं बृहत्रयी में, ठीक है, इसको सुधार लेना थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद यहां पर बात करते हैं, अपन ने पूछा है यहां पर कि भट्ट तो प्रतिभा को इन्होंने नवोन्मेष शालिनी प्रज्ञा कहा है। काव्य मीमांसा के रचनाकार आपको पता चल गया। यथार्थवाद के प्रवर्तक बताना 33 नंबर के क्वेश्चन में। यथार्थवाद के प्रवर्तक कौन है? यथार्थवाद के प्रवर्तक कौन है? सभी लोग बताएंगे। 33 नंबर का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। वर्ड्सवर्थ हैं, कार्बे हैं, सभी लोग बताइए। हाँ बिल्कुल सभी लोग बताएंगे। यथार्थवाद के प्रवर्तक कौन है? वर्ड्सवर्थ, कार्बे, जैक देरिडा या फिर बादलेयर? सभी लोग बताएं यथार्थवाद के प्रवर्तक कौन है? यथार्थवाद के प्रवर्तक पूछा है। वर्ड्सवर्थ हैं क्या, कार्बे या फिर जैक देरिडा, बादलेयर? यहां से भी एक क्वेश्चन पूछा था पिछली बार। 33 नंबर के क्वेश्चन में आपका राइट आंसर चला जाता है कि सर वो है कार्बे। यथार्थ में कार्बे, यथार्थ में कर्वे जाएंगे बोले हम, यथार्थ में कार्बे याद रखते ना। बी नंबर, संरचनावाद के प्रवर्तक कौन है? 34 नंबर का क्वेश्चन है। बीनू सरोज जी सभी लोग शेयर कर दो एक बार। संरचनावाद के प्रवर्तक कौन है दोस्तों? वीडियो को लाइक जरूर कर देना। संरचनावाद के प्रवर्तक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, संरचनावाद के प्रवर्तक कौन है? और लाइक भी कर देना हमारे सभी साथी मित्र, है ना। जिनको भी एडमिशन लेना है दोस्तों, सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेना। संरचनावाद के प्रवर्तक कौन है ना? स्केलोबस्की हैं, बादलेयर हैं, कार्बे हैं या फिर दोस्तों सस्यूर हैं? कौन माने जाते हैं? 34 नंबर में 34 का उत्तर बताना है। प्रियंका जी, रश्मि पाठक जी सभी लोग बताएंगे संरचनावाद के प्रवर्तक, और आपका उत्तर जा रहा कि सस्यूर सही है दोस्तों। डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। डी नंबर, संरचनावाद के प्रवर्तक सस्यूर माने जाते हैं, ठीक है, वेरी गुड। विखंडनवाद, एक क्वेश्चन आया था पिछली बार, विखंडनवाद के प्रवर्तक कौन है? 35 नंबर का क्वेश्चन है। विखंडनवाद, अरस्तु, जैक देरिडा, कार्बे या फिर टी.ई. ह्यूम? बताएं विखंडनवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? विखंडनवाद के प्रवर्तक कौन है? बताइए भैया, चयन करिए और शेयर भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए। विखंडनवाद के प्रवर्तक आपने बताया कि सर विखंडनवाद अरस्तु तो नहीं है, कार्बे है क्या? नहीं है। बोले सर विखंडन करने में आपने देरीदारी कर दी, दारेदा है ना, ये देरीदा है, वैसे देरीदारी कर दी बोले, काहे में विखंडन में देरीदारी कर दी, तो जैक देरिडा है ये, ठीक है, ये आपका बी नंबर। स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कौन है? बताओ। स्वच्छंदतावाद क्वेश्चन अनुसार, हिंदी में नहीं, पाश्चात्य शास्त्र में पूछा गया। स्वच्छंदतावाद के बादलेयर, स्केलोबस्की, वर्ड्सवर्थ या फिर कार्बे कौन माने जाते? दीक्षा जी, आशीष, सुनील जी, अजय जी सभी लोग बताएं स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कौन माने जाते? इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। और मैंने कई बार आपको बताया कि जो वर्ड होते हैं, वर्ड मतलब होते पक्षी, और पक्षी स्वच्छंद रूप से उड़ते हैं आकाश में, ठीक है। पक्षी क्या करते हैं? स्वच्छंद रूप से उड़ते हैं आकाश। तो वर्ड यहां पर वर्ड यानी पक्षी, और पक्षी स्वच्छंद रूप से उड़ते हैं आकाश में। तो स्वच्छंदतावाद के वर्ड्सवर्थ, और हिंदी में श्रीधर पाठक, ठीक है, वेरी गुड। प्रतीकवाद के प्रवर्तक कौन है? 37 नंबर का क्वेश्चन है। प्रतीकवाद के प्रवर्तक चयन करना है, शेयर जरूर कर देना साथियों। और ये रोज रात्रि 9 बजे क्लास होती है, बम्पर अध्ययन आपको किया जा रहा है, और बहुत ही नए पैटर्न पर आधारित प्रश्नों को संकलित किया गया है, ठीक है। दीपिका जी, सुनीता जी, प्रतीकवाद के प्रवर्तक यानी कि 37 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया। और आपको पता है कि आपने देखा होगा दोस्तों रचनाओं में कि बादल को प्रतीक माना है, मेघों को प्रतीक मान के रचनाएं की गई, है ना। तो काय को बादल, बोले बादल को प्रतीक माना, प्रतीक काय को माना? बादल। तो प्रतीकवाद के प्रवर्तक स्केलोबस्की होंगे कि बादलेयर? नहीं बोले सर, प्रतीक तो बादल को माना गया, तो बादलेयर यानी ये नंबर आपका सही है, ठीक है, वेरी गुड आंसर। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? 38 नंबर का क्वेश्चन है। बाबूलाल जी बताइए। दिनेश जी शेयर जरूर कर दिया करो दोस्तों, इस प्रकार से वीडियो आपके लिए रोज आते हैं 9 बजे। और जिनको भी एडमिशन लेना, बिल्कुल भी देरी नहीं करना, एडमिशन लेना, बहुत बढ़िया तरीके से आपको पढ़ना है। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? जंभनाथ हैं, हरिदास निरंजनी, श्रीचंद है या फिर शंकराचार्य हैं? बताओ। बीबी गैमर जी, नीलम जी, निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक पूछा गया। इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, और आप सभी का आंसर जा रहा है कि सर निरंजनी संप्रदाय स्वामी हरिदास या हरिदास निरंजनी यानी बी नंबर, ठीक है, बी नंबर सही। इसे हरिदासी संप्रदाय भी कहा जाता है दोस्तों, इसे सखी संप्रदाय या टट्टी संप्रदाय भी कहा जाता है, यानी आपका बी नंबर बिल्कुल सही है। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूं, ये कथन किसका है?
39 नंबर में, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूं, ये कथन किसका है? ये कथन किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का है क्या? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूं, पूर्णिमा जी चयन करिए जल्दी से। रंजीत कौर जी, कथन किसका है 39 नंबर के क्वेश्चन में? और आपको पता है कि सर ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, बोले सर मैं मनुष्य को मनुष्य की दृष्टि में साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखना है, तो बोले सर मनुष्य तो हजारों हैं, किस किस की दृष्टि से देखोगे? हजारों हैं, तो ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का 3 नंबर। ठीक है, नरेश मेहता की जीवनी महिमा मेहता ने किस नाम से लिखी? किस नाम से लिखी? बहुत अच्छा क्वेश्चन 40 नंबर में, नरेश मेहता की जीवनी महिमा मेहता ने किस नाम से लिखी है? इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। और जितने भी हमारे साथी हैं दोस्तों, सभी साथी अध्ययन करते रहें, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें और रोज रात्रि 9 बजे इसी प्रकार से क्लास में जुड़ना है। और दोस्तों इतनी बढ़िया क्लास आपके लिए रोज करवाई जाती है। ठीक है, जिनको एडमिशन लेना बिल्कुल भी देर नहीं होना, 21 जून से आपका नया बैच चालू, टीजीटी पीजीटी, अब की बार टीजीटी पीजीटी पार। ठीक है, नरेश मेहता की जीवनी महिमा मेहता ने किस नाम से लिखी है? अब देखते हैं कौन कौन सही बता रहा है। तो बहुत सारे साथियों ने उत्तर बताया कि सर उत्सव पुरुष, उत्सव पुरुष यानी कि सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। खबरों की जुगाली निबंध के रचयिता कौन है? खबरों की जुगाली निबंध के रचयिता कौन है? सरिता जी बताइए। विद्यानिवास मिश्र हैं। खबरों की जुगाली बताएं, श्रीलाल शुक्ल हैं, अज्ञेय या प्रकृष्णा शोभती? चयन करिए फटाफट से। सुनील कुमार जी, खबरों की जुगाली निबंध के रचयिता कौन? 41 नंबर में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, 41 नंबर का प्रश्न पूछा गया और आपका उत्तर जा रहा है कि सर खबरों की जुगाली कौन करता है? बताओ, खबरों की जुगाली ये निबंध है, इसके रचयिता कौन है? कौन बता रहा है? चयन करिए। रश्मि पाठक जी बहुत बढ़िया आंसर लगाया कि सर मेरा लाल खबरों की जुगाली करता है। लाल से श्रीलाल शुक्ल, बी नंबर करेक्ट आंसर। शिव प्रसाद सिंह का रिपोर्टाज कौन सा है? शिव प्रसाद सिंह का बताओ। 42 नंबर का क्वेश्चन है, इतना अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से बताना है। सभी लोग बताइए, चयन करिए फटाक से। आकाश जी, पूनम जी, कल्पना जी, शिव प्रसाद सिंह का रिपोर्टाज कौन सा है? नीता जी, ब्रह्मपुत्र का मोर्चा, अंतरिक्ष के मेहमान, ऋण जल धन जल, खंडित यात्राएं, राइट आंसर चयन करना है 42 नंबर के क्वेश्चन में। शेयर भी कर दो अपने साथियों तक। शिव प्रसाद सिंह का रिपोर्टाज कौन सा है? और आपका उत्तर है कि सर शिव का प्रसाद अगर लेना है तो अंतरिक्ष का मेहमान बनना पड़ेगा, अंतरिक्ष के मेहमान बनना पड़ेगा। बी नंबर आपका करेक्ट सही आंसर चला गया। इतना बढ़िया तरीके से आप लोगों ने पढ़ा है दोस्तों, है ना। नए पैटर्न पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अपन ये क्लास लाते हैं रोज। ठीक है, तो टीजीटी पीजीटी का न्यू बैच 21 जून से शुरू हो रहा है। जिनको भी एडमिशन लेना है बिना देरी किए एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, अध्ययन चालू कर सकते हैं दोस्तों अपना, जिसमें आपके लिए रिकॉर्डेड क्लासें भी रहेंगी, है ना। और दोस्तों बहुत सारी चीजें भी रहेंगी, है ना। डिलीट कर दिया है ज्योत शर्मा जी, ठीक है। और यहाँ पर टीजीटी पीजीटी के सभी साथी जुड़ जाएं वीडियो को दोस्तों। ये मात्र 1500 रुपए में आप एडमिशन ले सकते हैं। ये नंबर है, जिनको भी नोट्स मंगवाना, नोट्स भी मंगवाते साहित्य के, हिंदी साहित्य के, गद्य साहित्य, पद्य साहित्य 2 पार्ट में। ठीक है, तो नंबर भी दोस्तों नोट्स भी मंगवा सकते हो। और यहाँ पर ये सेल्फ स्टडी क्लासेस का सभी साथी ऐप डाउनलोड कर लें, ये सेल्फ स्टडी क्लासेस का। ठीक है, पढ़ते रहें, अध्ययन करते रहें, लगे रहें इसी प्रकार से दोस्तों। सेल्फ स्टडी क्लासेस परिवार का सदस्य बन जाएं आप लोग, पढ़ते रहें। मास्टर कैडर वाले साथी भी हमारे दोस्तों ये मॉडल पेपर परचेस कर सकते हैं। ठीक है, पूनम, दीक्षा, वैभव जी, माया राम जी, रमा शर्मा जी, बिल्कुल, रेखा त्रिपाठी, अंकिता शर्मा जी, ओपी सिंह जी, ठीक है, जोत शर्मा, आरती पुरोहित जी, पार्वती जी, रश्मि जी, ठीक है, निर्मला जी, जया जी, सीमा, विनोद जी, अनुराग जी, कल्पना जी, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, जय हिंद।